नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपसे गौतम बुद्ध नगर के बारे में थोड़ा वार्तालाप कर रहा हूं। मैं इस क्षेत्र में पिछले 35 साल से रह रहा हूं और यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में, पुलिस वालों का रवैया, प्रशासन का रवैया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने सन 2012 में ग्रेटर नोएडा के अंदर अंसल द्वारा बनाए जाने वाले मकानों के लिए बुकिंग कराई। मैंने डुप्लेक्स मकान को चुना जिसका क्षेत्रफल 313 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 363 वर्ग मीटर था। उसके सामने 10 एकड़ का पार्क, साथ में बोडाकी स्टेशन, पीछे ग्रांड ट्रंक रोड हाईवे, बगल में पेरीफेरियल रोड। ये तब की बात है। आज तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज आ चुकी हैं कि उस भूखंड की कीमत 100 गुने से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे 2014 तक यह मकान मिल जाना चाहिए था। मेरे से 36 लाख रुपया लिया गया और एक इंस्टॉलमेंट ऐसी थी जो मैंने पे कर दी थी, उसके ऊपर मेरे से 18% ब्याज लिया गया। 2017 तक मैंने जब इंतजार किया तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कोई ईमेल जवाब नहीं, टेलीफोन करो जवाब नहीं, रजिस्टर लेटर भेजो तो भी जवाब नहीं। नतीजा क्या हुआ, मैंने जून 2019 में एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को लिखित शिकायत की कि इनके खिलाफ मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। उसके एक हफ्ते के बाद परी चौक पुलिस चौकी से एक फ़ोन आया और मेरे से वहाँ आने के लिए कहा गया। मैंने कहा भाई मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मेरे से चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशानी में हूँ, PSA 354 है। तो श्रीमान जी ने कहा कि आप इस संबंध में सारे दस्तावेज हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मैंने उन्हें 25 के करीब दस्तावेज व्हाट्सएप से भेजे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा शिकायत की पुलिस से, DM को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। इसके पश्चात मुझे हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं श्री शक्ति भारद्वाज, वो मिले और मैं उनके साथ ग्रेटर नोएडा स्थित थानों में गया, मगर हर जगह कहा गया कि उनका क्षेत्र नहीं है, हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। किसी ने कहा आप सूरजपुर जाइए, किसी ने कहा नॉलेज पार्क जाइए, किसी ने कहा बीटा 2 जाइए और हमें तो दादरी में जाने के लिए भी कह दिया गया। मगर एक पुलिस कर्मचारी ने हमसे कहा कि आप भटके नहीं, आप सीधे DCP महोदय से मिलें। और हम तुरंत DCP से मिले, उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली। और देखिए, ये पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, इस अपराध में उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। उसके पश्चात एक पुलिस वाला मेरे पास आया था और मेरा बयान दर्ज करके चला गया। उसके बाद अंसल से एक फ़ोन कॉल आया अमित शुक्ला का
उसने मुझे बहुत लारी लप्पे दी और कहा जी आप शिकायत करके क्या हासिल होगा आपको, आप ब्राह्मण हैं और आपको किसी को जेल भेज के क्या होगा, मैं आपको 1 हफ्ते में समाधान कर दूंगा समस्या का। चलिए मैं अपने डायरेक्टर से बात करता हूँ, मैं 1 महीने में समस्या का समाधान कर दूंगा। नहीं हुआ। और जब मैंने उन्हें ईमेल भेजी तो महापुरुष ने जवाब नहीं दिया। मुझे एक ग्रुप है जिसमें 20,000 लोग शामिल हैं, सारे अंचल के सताए हुए हैं। वैसे तो नोएडा में सैकड़ों बिल्डर हैं, सुपरटेक, पार्श्वनाथ, अभी एस, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है वो आपने देखी होगी, परंतु अंचल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। एक बार ये 600 करोड़ का इसने घोटाला किया था, हमारे अकाउंट्स में से पकड़ा गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार विदेश भागते हुए एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हो तो रही है मगर उपहार केस में 2.25 करोड़ का जुर्माना और 3 से 7 साल की जेल की सजा हुई है। वैसे सच्ची बात यह है कि ये लोग इसी लायक हैं, परंतु अमित शुक्ला ने लारी लप्पे जरूर दिए मगर कुछ नहीं किया। हम फिर गए 29 तारीख, फिर से बताऊंगा मैं आपको। हाँ, 29 दिसंबर को फिर गए। पहले हम पुलिस चौकी गए, परी चौक, फिर हम बीटा 2 थाने गए। और बीटा 2 थाने में जब हमने अपना प्रार्थना पत्र दिखाया पुराना, तो उन्होंने कहा कि आप एसीपी से मिल लीजिए। हम एसीपी से मिलने पहुंचे मगर वहाँ जो सज्जन अंदर बैठे हुए थे उन्होंने हमें अंदर घुसने नहीं दिया। यही हाल हमारा डीसीपी के सामने हुआ। हम उनके कार्यालय में गए, जब पूछताछ की तो उन्होंने हमें दिखाया, भाई देखिए आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई थी और अब जो नए डीसीपी आए हैं उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को अपर एसीपी के पास टिप्पणी लिखने के लिए भेजा है। ठीक है, हम अपर एसीपी के पास गए, 1 घंटे खड़े रहे। श्रीमान जी अंदर मौजूद थे, बाहर आए, हमको देखा, 10 मिनट बाद लौट के अंदर चले गए, फिर भी हमें नहीं बुलाया। अभी 2 नहीं बजे थे, मिलने का टाइम 2 बजे तक का होता है। हम पहुंच गए थे करीब 1:15 बजे। बहरहाल उन्होंने हमें बुलाया और इतनी सज्जनता का परिचय दिया कि हम तो हैरान रह गए। और अंकल जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आज शाम तक हर हालत में टिप्पणी भेज दूंगा और नहीं तो मैं कल 10 बजे आते के साथ ही पहला काम आपका ही करूंगा। मैंने कभी पुलिस वालों को इतना शालीन, इतना विनम्र नहीं देखा। हैरानी तो होनी थी। मैं दक्षिण भारतीय फिल्में अक्सर देखता हूँ और उसमें मैं पुलिस वालों को एक्शन में पाता हूँ, पुलिस इन एक्शन। यहाँ तो ऐसा लगा मैं किसी नॉर्मल ऑफिस में गया हूँ। और जैसा आप जानते हैं ऑफिस में जाने के बाद क्या होता है, लौट के बुद्धू घर को आए। बहरहाल मजबूर होकर मैंने 7 जनवरी को डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ईमेल भेजी। डीजीपी से जवाब नहीं आया, पुलिस कमिश्नर से जवाब नहीं आया, मगर योगी जी के यहाँ से जो जवाब मिला कि आप जन सुनवाई पर शिकायत दर्ज कराएं, और मैंने जन सुनवाई पर शिकायत दर्ज करा दी, जो कि शायद बीटा 2 थाने में गई है। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक एमएलए के बारे में बताया था जिसने, उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, टीवी पे आ चुकी है, आप सबने भी देखी होगी, जिसने पुलिस कमिश्नर पे दबाव बनाया था कि अंचल के ऊपर कोई शिकायत दर्ज ना की जाए।
हकीकत यह है उसके बाद भी आज तक पुलिस वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। किसका दबाव है हम नहीं जानते, परंतु कोई ना कोई ऐसा शख्स, ताकतवर आदमी जरूर है जो इस प्रकरण को आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो अंसल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने दे रहा। अभी पिछले दिनों कासना में एक सभा हुई थी जिसमें राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद गए थे और इनको वहाँ काले झंडे दिखाए गए। इससे पहले मिहिर बोज कॉलेज के अंदर मूर्ति लगाने को लेकर बीजेपी की काफ़ी छीछालेदन हुई थी। और मैं सत्य कहता हूँ, हमारे यहाँ का सांसद और विधानसभा सदस्य किसी काम के नहीं हैं। ये हमारी किसी समस्या का समाधान करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। हाँ, अगर अथॉरिटी का कोई प्रोग्राम होगा, कहीं पेड़ पौधे लग रहे होंगे, मंदिर में कोई पत्थर लग रहा होगा, आप इन्हें वहाँ देख लीजिए, उस मौके पे नहीं चूकते। ये अपनी प्रेजेंस में दर्ज जरूर करते हैं, हमको दिखाना चाहते हैं ये काम कर रहे हैं हमारे लिए, ये कुछ नहीं कर रहे। These are all government plans prepared by the authority officials and they are taking place. हाँ, मैं इतना मानता हूँ कि योगी जी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। आज हम पूरे जिले में लगभग हर 1.5-2 किलोमीटर 1-2 टॉयलेट जरूर देखते हैं। सड़कें पहले की अपेक्षा सही हुई हैं, प्लांटेशन हुआ है मगर उनमें सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, मर गए पौधे सारे। अब यहाँ पर और भी समस्या है। एक तो पीने का पानी एकदम काला, गंदा, बदबूदार और ऊपर से प्रेशर नहीं है नाम को भी। मैं 4 साल से शिकायत कर रहा हूँ। योगी जी ने एक्शन लिया था मगर वो एक्शन भी इनएक्शन हो गया, क्योंकि अथॉरिटी के जो कर्मचारी वर्ग है ये सारे के सारे मायावती के और अखिलेश के समय के हैं। तो आप इनसे किसी काम की उम्मीद ना करें, मैं भी नहीं करता। दूसरी चीज क्या है कि हम लोग सन 2002 से बार बार अथॉरिटी से कह रहे हैं कि आप हमारे मकानों को फ्री होल्ड करिए। अरे मेरठ फ्री होल्ड हो गया, गाजियाबाद फ्री होल्ड हो गया, आप इसको फ्री होल्ड क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे। योगी जी बड़े बड़े बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बधाई हो उनको। मगर इन सफेद पोश बदमाशों का नंबर कब लगाएंगे मैं नहीं जानता, आपसे क्यों कह रहा हूं मैं। सैकड़ों बिल्डर्स हैं, हजारों ऐसे, लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी मकान की प्रतीक्षा कर रहे हैं 10-10, 12-12 साल से। जवान लड़के आत्महत्या कर चुके हैं, कईयों को घरों में तलाक की नौबत आ चुकी है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बिल्डर माफिया इतना स्ट्रांग है कि उसके आगे हर कोई दंडवत प्रणाम करता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर गलती से कभी ये वीडियो योगी जी के पास पहुंच जाए तो मैं तो चाहता हूं मोदी जी भी इस पर विचार करें, क्योंकि ये मेरी या नोएडा वालों की समस्या नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में समस्या है। सुप्रीम कोर्ट हमारी रिट एक्सेप्ट नहीं करता, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उन पे आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। रेरा का जजमेंट इतना डिफेक्टिव है, देखने में ही लगता है कि ये लोग ओबलाइज्ड हैं इन बिल्डर्स के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को जितना ज़्यादा प्रचारित कर सकें, प्रसारित कर सकें करिए। ये मेरी ही आवाज़ नहीं है, मैं आपसे उन 20,000 लोगों के बारे में कह रहा हूं जो आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनका पैसा फाड़ा फंसा पड़ा है 2006 से, उनकी नौकरियां चले गई हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी लंबी लिस्ट दे सकता हूं जहां लोग बहुत परेशान हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।